नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। हम उनसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं कि आप न केवल हमारे कार्यक्रम देखें बल्कि आप हमारी थोड़ी सी आर्थिक मदद भी करें। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, सत्य हिंदी के सदस्य बने, थोड़ा सा आर्थिक भुगतान करके हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी और पत्रकारिता के लिए आपका बड़ा योगदान। और अब आज की बातचीत शुरू करते हैं। आज दरअसल हम बातचीत करना चाहते हैं महाराष्ट्र में इस वक्त जो जबरदस्त तरीके से इस वक्त कहें कि एक लड़ाई चल रही है, उसको महाभारत कहना थोड़ा उचित नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक ही परिवार के अंदर लड़ाई चल रही है और वो परिवार है शरद पवार का अपना परिवार। शरद पवार जिनके भतीजे अजीत पवार ने पार्टी तोड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलने के बाद वो उनके साथ सरकार में शामिल हुए और उसके बाद उप मुख्यमंत्री भी बने। ये वही अजीत पवार हैं जिन्होंने लंबे समय तक, बल्कि कहें शुरू से अब तक, शरद पवार के छत्र छाया में अपनी राजनीति की थी। और बारामती, जिसको शरद पवार का गढ़ माना जाता है, जहां से शरद पवार लंबे समय तक चुनाव लड़ते रहे और जो एक जमाने में अपराजय माना जाता था, उस बारामती की लड़ाई इस वक्त नाक का सवाल बन गई है शरद पवार के लिए, क्योंकि शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले वहां से चुनाव लड़ती रही। अब अजीत पवार ने अपनी पत्नी सुनेत्रा को वहां से चुनाव लड़ाने का फैसला कर लिया है। अब कितनी दिलचस्प बात है, ये वही सुप्रिया सुले थी कि जब अजीत पवार से थोड़ी सी नाराजगी हुई तो उन्होंने कहा हम सब एक ही परिवार के लोग, और शरद पवार के परिवार में एक दूसरे के प्रति राजनीतिक मतभेद होने के बावजूद भी एक्सटेंडेड परिवार के बीच में बहुत आत्मीयता मानी जाती है। अब ये जो तस्वीर देख रही हैं सुप्रिया सुले की तस्वीर, उनकी अब नंद कहें या अपने चचेरे भाई या भाई की पत्नी सुनेत्रा की तस्वीर है। अब दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं और एक दूसरे को राजनीतिक शब्दों में बहुत भला बुरा भी कह रही हैं, एक दूसरे को हराने में लगी हुई हैं। यह चीज महाराष्ट्र की राजनीति में कोई सोच नहीं सकता था कि बारामती में शरद पवार को उन्हीं के घर से चुनौती मिल जाएगी और शरद पवार का परिवार जो है वो एक दूसरे के ऊपर तीखे हमले करेगा। इसके पहले कि बातचीत शुरू करें, थोड़ी सी आपका बैकग्राउंड दे देते हैं। दरअसल क्यों बारामती शरद पवार के लिए महत्वपूर्ण है। शरद पवार ने 1996, 1998, 1999 और 2004 में वो बारामती से चुनाव लड़े और भारी मतों से जीते हैं, उनका गढ़ माना जाता है। उसके बाद 2009 में सुप्रिया सुले, उनकी बेटी, वो उनकी जो राजनीतिक उत्तराधिकारी बनने की कोशिश कर रही हैं। 2009, 2014, 2019 में बारामती चुनाव लड़ी और वहां से जीती। ये जो 2009 से जो सुप्रिया सुले ने चुनाव लड़ने का फैसला किया, तो सुप्रिया सुले को 2009 में 66.46% वोट मिले, बीजेपी को 20.57%। लेकिन 2014 में जब नरेंद्र मोदी की आंधी चल रही थी, उस वक्त ये वोटों का प्रतिशत कम हुआ। सुप्रिया सुले को 48.88 और आरएसपीएस को 42.36% वोट मिले। इसके साथ साथ 2019 में फिर हालांकि सुप्रिया सुले की जीत का एवरेज बढ़ा, 52.63% वोट मिले और बीजेपी को 40.69% वोट मिले। यानी मतों का प्रतिशत तो कम हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी सुप्रिया सुले लगातार यहां से जीतती रही और ये कह दे कि 1996 के बाद से ये दरअसल ये शरद पवार का गढ़ माना जाता और ये भी माना जाता था कि अजीत पवार की उसमें लंबी चौड़ी भूमिका है। अब जब अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा और शरद पवार की बेटी एक दूसरे को हराने में लगी हैं, तो कितना दिलचस्प मुकाबला है। जानेंगे मुंबई से संदीप सोनवलकर से। संदीप, ये माजरा क्या है आखिर? मतलब ये शरद पवार का घर तो एक घर माना जाता है, अब नंद भौजाई एक दूसरे से लड़ रहे हैं, इसका क्या मतलब है? आशुतोष भाई, दर्द का सिलसिला पुराना है, चुनाव लड़ना तो एक बहाना है। दरअसल हुआ ये था कि पिछले करीब 3 साल से चाचा के पकड़ से निकलने की कोशिश में भतीजे परेशान थे। कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे वो लड़ाई जो है सड़क पर आ गई। पहले ही तो झगड़ा हुआ 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए, तो पार्थ पवार को दरअसल वो लोकसभा चुनाव लड़ाना चाहते थे। पार्थ पवार अजीत पवार के बेटे हैं, उसको लेकर बड़ा झगड़ा हुआ और उनको आखिरकार चुनाव में उतारा भी गया। लेकिन कुछ ऐसा गेम चला कि पार्थ पवार हार गए। अब अजीत पवार साहब बेचारे अपने घर में ही परेशान होकर के जवाब देते कि मुझे नहीं जिता पाए,
घर में किसी व्यक्ति को नहीं जिता पाए तो किसे जिताएंगे। तब ये कहा गया कि चाचा ने ऐसा कुछ खेल चला कि पार्थ पवार हार गए, क्योंकि शरद पवार ने सब खुलकर स्टैंड लिया था कि पार्थ पवार को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन फिर भी वो लड़े, हार गए। वहां से शुरुआत हुई। उसके बाद आपको पता है कि एक बार सुबह सुबह अचानक अजीत पवार साहब शपथ लेने गए थे, लेकिन दोपहर होते होते चाचा ने ऐसा खेल किया कि वो फिर वहां से वापस उनको औंधे मुंह वापस आना पड़ा। तो वो एक अपमान की घड़ी कहीं न कहीं बनी थी। तीसरी फिर ये हुई कि जब फिर से दोबारा सरकार बनी बीजेपी के साथ, तब भी लगातार रोड़े अटकाते रह गए। और इवन यहाँ तक कि जो वो सरकार बनी शिवसेना और कांग्रेस की, तब भी शरद पवार साहब लगातार सरकार में दखल देते रहे। ये तो उसकी पृष्ठभूमि है। अब बदला लेने की बारी आई। तो शुरू में ऐसा लगा था कि सचमुच सुनेत्रा पवार बदला लेंगी और लड़ लेंगी, लेकिन हालात ऐसे बनते चले गए धीरे धीरे कि कहीं ऐसा ना हो कि ये खेल फंस जाए। और लेकिन जब तक एक बार पैर कदम खींचते वो फंस गए और उनके पास मजबूरी बन गई कि सुनेत्रा पवार को यदि नहीं लड़ाते हैं तो भी खराब मैसेज जाएगा, और लड़ाया और हार गए तो उनके राजनीतिक भविष्य पर सवाल पैदा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ऐसा माना जा रहा है पर्दे के पीछे ये खेल भी बीजेपी का खेला है। अजीत पवार को ऐसा फंसाया है कि न वो जा पाएंगे न रह पाएंगे। और अब इस खेल में चाचा भतीजा दोनों लड़ रहे हैं। बस चिंता से इस बात की है कि जो जो बुरा हो रहा है वो ये कि अब घर की लड़ाई के जो छोटे मोटे भी रहस्य या जो आपस में बातचीत होती थी वो भी अब सार्वजनिक तौर पर बोलने लगे। कल रोहित पवार जो शरद पवार साहब के एक और भतीजे हैं, उन्होंने एक आरोप लगाया कि गुंडों का इस्तेमाल हो रहा है। दरअसल वहां पे शिवतारे करके व्यक्ति हैं जो एमएलए है, और वो इस पूरे लड़ाई से नाराज हैं और वो कहते हैं कि नहीं मैं तो विरोध करूंगा। वो शिवसेना के एकनाथ शिंदे के विधायक के हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तो विरोध करूंगा चाहे पूरी लोग उनके समर्थन करें। तो किसी ने शिवतारे को धमकाया, अब वो विषय उठाया गया। तो रोहित पवार ने कहा कि गुंडों की एक सूची बनी है कि धमकाया जा रहा है। अजीत पवार साहब ने आज सुबह सुबह और गंभीर उस पर कल शाम को बयान दे दिया, यदि मैं मुंह खोलूंगा तो परिवार का कोई सदस्य कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। मतलब आप समझिए कि इस तरह की भाषा किसी परिवार में यदि होने लगे तो ये छिछालेधारी बड़ी खराब होती है। और आने वाले समय पे राजनीतिक तौर पर कई लोगों का सवाल शरद पवार के लिए साहब के लिए इतनी चिंता है कि आखिरी चुनाव है। और देखिए वो पिछला चुनाव 2019 का याद होगा आपको कि बारिश में भीगते हुए उन्होंने एक सभा करी और पूरा माहौल बदल गया। और शरद पवार यदि बारामती में एक बार यदि कहीं रो दे या यूं कहें कि कुछ ऐसा इमोशनल कार्ड खेल दे, तो मुझे लगता है कि पूरा चुनाव अचानक बदल जाएगा। बट ये सुनेत्रा को खड़ा करने के पीछे का कारण क्या है? क्योंकि सुनेत्रा का जहां तक मेरी जानकारी उनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड तो है नहीं, वो हमेशा पर्दे के पीछे रही हैं। तो अजीत पवार ने अपनी ही पत्नी को अपनी ही बहन के सामने उतारने का फैसला किया, तो इसके पीछे की रणनीति क्या? अजीत पवार किसी और को भी खड़ा कर सकते थे अगर उनको सुप्रिया सुले को हराना था, तो अपनी पत्नी को खड़ा करके इस स्टेक को इतना ज्यादा क्यों बढ़ा दिया और किस लिए बढ़ा दिया? बल्कि मैं ये कहूं कि अभी तक तो सुनेत्रा पवार का नाम ऑफिशियली अजीत पवार ने मंच से घोषित भी नहीं किया एक तरीके से कहा जाए। अभी तो सिर्फ सुप्रिया सुले का नाम घोषित हुआ है, सुनेत्रा पवार का नाम अभी तक आया नहीं था। लेकिन असल में हुआ ये कि सुनेत्रा पवार का नाम इसलिए बढ़ाया गया कि परिवार से शह मात दिया जाए। और इनकी मुश्किल हो गई थी कि चूंकि पार्थ पवार हार गए थे तो उनको एक ऐसे चेहरे की तलाश थी कि सुनेत्रा पवार चूंकि महिला थी, आखिरकार सुप्रिया सुले तो महिला कैंडिडेट ही उनके सामने लाया जा सकता था। कोशिश हुई कि महादेव जानकर एक बड़े नेता है राष्ट्रीय समाज पक्ष के, लेकिन वो शुरुआत में जो महादेव जानकर साहब है वो खुद ही शरद पवार साहब के बहुत करीबी हो गए, शरद पवार साहब के घर तक पहुंच गए। ऐसा हुआ कि ऐसा ना हो कि महादेव जानकर साहब ही जो है मतलब मैदान में उतर जाए। तब उनको मनाने की कोशिश की, आखिरकार में बीजेपी ने उनको मनाया, उनको आश्वासन दिया, बाद में कुछ और आश्वासन दिए गए। तो बात जो की सीट है परबड़ी जो बिल्कुल लगी हुई है वहां पर उनको बनाया गया। लेकिन अब ये सवाल हो गया कि आखिरकार कौन लड़ेगा। तो एक गेम और देखिए, गेम की छोटी सी परिभाषा बताएं कैसे होती है। अच्छा भला एक कैंडिडेट वंचित बहुजन अघाड़ी की तरफ से दिया गया कि ताकि वो वोट कुछ काटे, क्योंकि दलित और ओबीसी की संख्या बहुत अच्छी है उस मतदार संघ में। अब वो व्यक्ति चाहे वो सिधाई में गया या नहीं मालूम क्यों गया, वो खुलेआम देवेंद्र फडणवीस से मिलने चला गया। तो सबको संदेश चला गया कि वंचित बहुजन अघाड़ी का जो कैंडिडेट है वो दरअसल उतारा गया है इन्हीं की तरफ से, मतलब बीजेपी की तरफ से। तो उसको रातों रात उसकी टिकट काटनी पड़ी और अब उसको बेचारे को वहां से कैंडिडेट हटा दिया गया। तो अब ऐसा लग रहा है कि ये सब गेम जानबूझ के हो रहा है, अनजाने हो रहा है, या अजीत पवार साहब को फंसा दिया गया है। क्योंकि इतना तो तय है कि अजीत पवार साहब फंस तो गए, अब जीत या हार, आर या पार की लड़ाई है। यदि जीते तो परिवार में लड़ाई, हारे तो फिर बहुत मुश्किल राजनीतिक तौर पर
वो अजीत पवार साहब के लिए मुश्किलें बहुत बड़ी हैं और वो फंस इसलिए गए कि वो सिर्फ वहीं ध्यान दे रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ जो विधायक हैं, विधायकों का जो अपन गणित समझे, एनसीपी के विधायक ज्यादा नहीं है वहां पर शिवसेना और बीजेपी के विधायक ज्यादा है। अब इंदापुर जो सीट है, जो सबसे कट्टर दुश्मन है अजीत पवार साहब के, हर्षवर्धन पाटिल, जो जिनको बीजेपी अपनी तरफ ले आई कांग्रेस से और वो पूर्व मंत्री, हर्षवर्धन साहब ने तो खोल के कह दिया था, उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि मुझे मारने की धमकी दी जा रही है घूमने की। तो ये जो जान से मारने की धमकी का चलन या ये नरेटिव एक तरीके से गुंडागर्दी या बाहुबली का चरित्र, ये नरेटिव बनाने की कोशिश में चल रहा है, बाद में फिर बीजेपी ने समझा। बट संदीप, सुप्रिया सुले और अजीत पवार के बीच में रिश्ते तो बहुत अच्छे थे ना, क्या उसका भी लिहाज अजीत पवार ने नहीं किया? मुझे लगता है लिहाज खत्म हो गया। वो लिहाज इसलिए खत्म हो गया कि जिस दिन पार्थ पवार हारे उस दिन से वो लिहाज खत्म हो चुका था। अब ठीक है, सार्वजनिक तौर पे आप एक दूसरे को देखें, मुस्कुराएं, सत्ता में है तो सामने सामने मिलते हैं, लेकिन लिहाज खत्म हो गया था। और बीजेपी ने भी बड़ा खेल चला। जब तक अजीत पवार ने तैयारी नहीं की थी, उसके पहले निर्मला सीतारमण को बारामती का प्रभारी बनाया गया। आपको ये बता दो, निर्मला सीतारमण हर महीने एक बार बारामती जाके बैठती थी और मेरे परिचित दमों के प्रहलाद पटेल, उनको भी बारामती भेजा गया था कि आप भी बारामती जाइए। तो बहुत दिन तक वो भी बारामती घूमते। तो बीजेपी ने एक्चुअली पृष्ठभूमि बनाना शुरू कर दी थी कि यदि एनसीपी यानी अजीत पवार कैंडिडेट नहीं देंगे तो भाजपा वहां से कैंडिडेट देगी। भाजपा के कैंडिडेट महादेव जानकर हो सकते थे, जिसको उन्होंने भाजपा ने बाजू से दी। तो भाजपा ने तो पृष्ठभूमि बनानी शुरू कर दी थी, लेकिन शायद ये दिखावा था या खेल था। अजीत दादा को लगा कि यदि भाजपा कैंडिडेट यहाँ से आगे और जीत गया गलती से तो उनकी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी खत्म हो जाएगी। तो मजबूरी में उन्हें अपने घर का कैंडिडेट उतारना पड़ा। अब ये गेम जो है बहुत गंभीर हो गया है। चुनाव में पता चलेगा किसको कितने वोट मिले, लेकिन शरद पवार साहब अभी हैं और सुप्रिया सुले बहुत लंबे अंतर से जीतती रही है। ऐसा नहीं कि छोटा मोटा अंतर सुप्रिया सुले का रहा है। तो सुप्रिया सुले को हराना एक बड़ा कठिन दिख रहा है मामला फिलहाल। बट संदीप, एक सवाल और, शरद पवार ने बारामती को खड़ा किया, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लेकर गए और वो उनका अभेद्य किला है। क्या वो हार सकते हैं? क्योंकि सुप्रिया सुले का हारने का मतलब शरद पवार का हारना है। क्या वो हार सकती हैं? और अगर वो हारी तो शरद पवार क्या की हार होगी? देखिए, जमीनी हालत तो नहीं कहते लोग, ये कहते हैं कि सिर्फ दादा यानी जिनका नाम है अजीत दादा, वो अपनी मतलब ताकत, हिम्मत या अपना कार्यशैली से कुछ चमत्कार कर पाए तो कर पाए। लेकिन एक बात जरूर दिख रही है, जो वहां पूरे बारामती में आप कहीं भी देख सकते हैं कि बीजेपी का कैडर खुश नहीं है। और देखिए, बीजेपी का एक बड़ा वोट बैंक है, बीजेपी को 20% वोट आसपास करीब मिलता रहा है। यदि वही वोटर साथ ना दे या उस तरह से कन्वर्ट ना हो, जो दिख रहा है, क्योंकि मेरी जो बात हुई है वहां के नेताओं से, जो तमाम विधायक हैं अलग अलग, वो कहते हैं देखिए मजबूरी है, पार्टी के तौर पर हम विरोध नहीं कर सकते, लेकिन हम खुलकर तो नहीं जाएंगे, हम पर्दे के पीछे से तो काम करेंगे। और मराठा वोट बैंक एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। मराठा वोट बैंक को लगता है कि सत्ता में रहते हुए पिछले 2.5-3 साल से, उसके पहले तो उद्धव ठाकरे की सत्ता थी, अजीत पवार साहब उनको न्याय दिलाने में, या जब मराठों पे लाठीचार्ज हुआ या मराठों को जरांगे पाटिल को एक तरीके से हटाया गया, वहां भी अजीत पवार साहब की बड़ी भूमिका है। तो मराठा वोट बैंक जिसकी हम मान करीब 30% के आसपास मराठा वोट बैंक वहां है, वो यदि कन्वर्ट हो जाता है, और शरद पवार के साथ इसलिए खड़ा है कि शरद पवार साहब जैसे भी हो वो मराठा वोट बैंक को अपनी तरफ करते रहे, तो क्या मराठा वोट बैंक आएगा। दूसरा, मुस्लिम एक बड़ा वोट बैंक उस हिस्से में माना जाता है, तो मुस्लिम और मराठा ये दो ही मिल जाए तो बहुत है। उसके अलावा धनगर, ओबीसी, SC ST, कुंभी, थोड़े से कुछ वोट बैंक हैं। लेकिन महत्वपूर्ण और दूसरे सवाल जो वहां पे आ रहे हैं, जो अभी आ रहे हैं, चूंकि शक्कर कारखाना लगातार परेशान है, तो शक्कर कारखाने के मालिकों के पास तो चूंकि ऑप्शन नहीं है बोलने का, क्योंकि बहुत ज्यादा वो बोल नहीं सकते हैं, उनको तमाम तरह के लगातार रेड्स और लगातार बातचीत चल रही है। लेकिन जो शक्कर कारखाने से जुड़ा हुआ गन्ना किसान है, जिसको रेट नहीं मिल रहा, खासतौर पर आपको मालूम है कि शक्कर के निर्यात पर पाबंदी लगा दी गई पिछले करीब 1 साल से, जिसके चलते शक्कर का रेट नहीं बढ़ रहा। अब उसी तरह बाजू में लासल गांव है, लासल गांव थोड़ा दूर है, लेकिन लासल गांव से लेकर उस इलाके में प्याज का हिस्सा, तो किसानों में लगता है कि जब भी मुझे रेट मिलता है उस रेट को मुझे नहीं मिलने दिया। तो किसान भी बड़ी संख्या में नाराज है, तो किसान क्या करेगा, ये महत्वपूर्ण है। और उस सबसे भी महत्वपूर्ण है, अभी एक सवाल पूरे उसमें घूम रहा है कि क्या नरेंद्र मोदी साहब जाएंगे बारामती और शरद पवार साहब के खिलाफ ताकत ठोकेंगे। क्योंकि उम्मीद तो सिर्फ यही है कि नरेंद्र मोदी साहब गए तो ठीक है, और यदि वो बारामती न जाके बाजू में चले गए परबड़िया, हिंगोली और कहीं और, तो उसका भी एक मैसेज है। और एक बड़ी बात और भी हो रही है, क्योंकि आसपास की कॉन्स्टिट्यूंसी को हमें देखना पड़ेगा। इस कॉन्स्टिट्यूंसी से लगी हुई माढ़ा की सीट, जहाँ शरद पवार साहब को चुनाव लड़े और जीते भी लोकसभा में, माढ़ा में भी चूंकि जो मोहिते पाटिल परिवार है, जो इनका रिश्तेदार है शरद पवार साहब का,
तो मोहिते पाटिल परिवार भी नाराज हो गया क्योंकि वो वहाँ सीट जो है उनको नहीं दी गई इस बार लोकसभा लड़ने की, दूसरे को दी गई, तो वो खुलेआम बगावत पर उतरे हुए हैं। बाजू में परभणी में भी सीट पहले किसी और को दी गई, बाद में माधव जानकर साहब को दे दी गई। तो ये जो पूरा इलाका है, इस इलाके में अभी नाराजगी बहुत तरीके से जारी है। संगठन में नाराजगी है, कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। इसका इसका जमीनी हकीकत अभी देखना थोड़ा सा बाकी है, पर निश्चित तौर पे लड़ाई इतनी आसान नहीं। तो एक शब्द में सुप्रिया सुले हार सकती हैं, जीत सकती हैं? मुझे नहीं लगता। नहीं लगता, नहीं लगता, नहीं लगता। पर एक कहावत राजनीति है। एक कहावत है, अगर परिवार में फूट पड़ जाए तो परिवार का अंत और विनाश निश्चित है। कुरुवंश में यही हुआ था, भाई भाई लड़ गए थे कौरव पांडव, और उसका क्या हश्र हुआ सबने देखा। शरद पवार जिनका सितारा चमका पिछले राजनीति में महाराष्ट्र में 40 साल से ज्यादा समय तक, अब अगर उनके ही परिवार के लोग एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं, एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, एक दूसरे को हराने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये मान लीजिए कि पवार वंश का अंत तो नहीं कहूंगा, लेकिन परिवार जो पवार वंश है अब उसका सूरज जो है वो अस्ताचल की तरफ चल पड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।